Welcome to my YouTube channel Online Gurukul. In this video I am discuss about top 50 questions of Indian polity. बेसिकली आज के इस सेशन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 50 प्रीवियस सच क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति किनके द्वारा दी जाती है? यह स्वीकृति जो है संसद के द्वारा दी जाती है। यह स्वीकृति संसद के द्वारा दी जाती है। संसद किसी राज्य में से उसके हिस्से को अलग कर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या तो यहाँ पर कह सकते हैं किसी राज्य के साथ जो है उसे ऐड कर सकती है। हम जानते हैं कि झारखंड राज्य जो बना यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना और यह बिहार से अलग कर बनाया गया। यह जो है आर्टिकल 3 के तहत जो है आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है संसद के द्वारा जो है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाया जा सकता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन यह ऐसा, इससे संबंधित जो विधेयक होता है, इससे संबंधित जो बिल होता है, कहीं ना कहीं हम देखते होते हैं कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रपोज किया जाता है, यानी कि प्रस्तुत किया जाता है संसद में। किनके पूर्व अनुमति से? तो प्रेसिडेंट के पूर्व अनुमति से ही जो है संसद में पेश किया जाता है। और हम जानते हैं कि संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से अगर कोई ऐसा बिल लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा इसे साधारण बहुमत से पास कर देती है, उसके बाद यह बिल राज्यसभा के पास जाती है, और अगर राज्यसभा भी इसे साधारण बहुमत से पास कर देती है तो फिर ऐसे संशोधन हो जाते हैं। और हम देखते होते हैं भारतीय संसद की शक्ति राज्यों की विधानमंडल की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि राज्यों का जो अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होता है, वह संसद की इच्छा पर ही टिका होता है। और खास बात यह है कि राज्यों को भी सीमाओं को बदलने या उनके नाम बदलने के लिए जो है संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह ऐसा साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से ही ऐसा संशोधन ला सकती है। और हम देखते होते हैं यहाँ पर कि यह जो है ऐसा संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। हम जानते हैं कि आर्टिकल 368 जो है यह संविधान संशोधन से संबंधित है, जबकि ऐसा संशोधन जो है 368 के तहत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। और भारत जो है राज्यों का संघ है, यह आर्टिकल 1 कहता है। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है यह राज्यों का संघ है, और संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है हमारे संविधान के पार्ट 1 में किया गया, यानी कि भाग 1 में किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन, जो कि 1 से लेकर 4 तक का आर्टिकल जो है यह संघ और राज्य क्षेत्र के वर्णन से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी हुआ करते थे। और हम देखते होते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। लेकिन अगर आंशिक रूप से लागू पूछा जाए कि हमारा संविधान कब हुआ, तो हमारा संविधान जो आंशिक रूप से लागू हुआ यह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ। और प्रथम जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का जो गठन होता है 1952 ईस्वी में होता है, और 1952 में जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं यह गणेश वासुदेव मावलंकर बनते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए, मीरा कुमार, जो कि 2009 से 2014 तक इनका टाइम पीरियड रहा। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो है यह 2019 से है, जो कि अभी लोकसभा वर्तमान की जो लोकसभा है, और इसके जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं। कौन? ओम बिरला। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में कौन सा है? जनता द्वारा जो निर्वाचित सदन होता है यह लोकसभा होता है। हम जानते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा, सेकंड 1 राज्यसभा। और लोकसभा जो कि हम लोग डायरेक्ट जो है सीधे तौर पर जो है इनके चुनाव में भाग लेते हैं, और हम लोग जो वोट देते हैं या कहीं ना कहीं लोकसभा
के ही इलेक्शन में वोट देते हैं, जबकि राज्यसभा जो है राज्यसभा के मेंबर्स को जो चुनती है यह राज्य विधानमंडल के मेंबर्स के द्वारा चुना जाता है। राज्य विधानमंडल के मेंबर्स के द्वारा जो है राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाता है। हम जानते हैं यहाँ पर कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जो कि भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, जिसे कि भंग नहीं किया जा सकता है। और इसे अस्थाई सदन कहा जाता है, जबकि इसे जो है अस्थाई सदन कहा जाता है, यानी कि यह सदन भंग होती है। लोकसभा जो है यह सदन भंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी प्रणाली है? भारत में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया, यानी कि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। और हम जानते हैं कि संसदीय प्रणाली में जो है कहीं ना कहीं लोकसभा जो होती है यह मंत्री परिषद जो होती है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और इसमें जो है राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति जो होती है यह मंत्री परिषद में निहित होती है, जिसके की अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। और संसदीय प्रणाली जो है यह ब्रिटेन से ली गई है। इसमें एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि एक तो सदन हो जाएगा निम्न सदन लोकसभा, दूसरा सदन हो जाएगा राज्यसभा उच्च सदन। विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है यह ब्रिटेन से ही ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राज्य विधान परिषद यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो हम देखते होते हैं आर्टिकल 169 के तहत जो है संसद किसी राज्य में विधान परिषद का या तो सृजन कर सकती है या तो उसे एबॉलिश कर सकती है। और यह अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है 169 देता है। किससे? संसद को। अगर 168 की बात की जाए तो विधानमंडल के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है यह 168 में है। 168 में है राज्य का विधानमंडल। जैसे कि हम लोग अभी संसद में पढ़े थे कि संसद का जो उल्लेख है आर्टिकल 79 में है, जबकि अगर लोकसभा की बात की जाए तो इसका उल्लेख हो जाएगा 81 में और राज्यसभा का उल्लेख हो जाएगा आर्टिकल 80 में। लोकसभा जो है सेंटर में निम्न सदन, जबकि यह जो है विधानसभा निम्न सदन। अगर राज्यसभा सेंटर में बात किया जाती है उच्च सदन, जबकि विधान परिषद जो है उच्च सदन। और लोकसभा भंग हो सकती है, ठीक उसी प्रकार विधानसभा भी भंग हो सकती है, यह अस्थाई सदन है। जबकि राज्यसभा जो होती है कभी भंग नहीं होती, यह अस्थाई सदन है राज्यसभा। उसी प्रकार जो है विधान परिषद भी अस्थाई सदन होता है। और अगर आर्टिकल 170 की बात की जाए तो 170 का जो संबंध है संविधान के अनुच्छेद जो है 170 के अनुसार जो है किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है मैक्सिमम 500 हो सकती है, और मिनिमम जो होती है यह 60 हो सकती है। कम से कम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है यह 60 होती है, और अधिक से अधिक जो है यह 500 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जा रही है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर जो होते हैं, इनको अगर रिजाइन देना हो यह डिप्टी स्पीकर को देते हैं, यानी कि उपाध्यक्ष को देते हैं। जैसे अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए, प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन देना हो तो फिर ये वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति को। और अगर ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति को रिजाइन देना हो फिर ये देते हैं किनको? राष्ट्रपति को। अगर उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना हो तो फिर यह देते हैं स्पीकर को। किन्हें? स्पीकर को। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है यह सदन का बिग बॉस होता है, और हम देखते होते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का जो प्राथमिक कार्य होगा यह बैठकों का संचालन करना और साथ ही साथ पूरे सदन को जो है रेगुलेट करने का काम जो होता है यह लोकसभा अध्यक्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किनके द्वारा की जाती है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो है
मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। और हम देखते होते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो प्रधान होते हैं, हेड होते हैं, यह मुख्यमंत्री होते हैं। कौन? मुख्यमंत्री होते हैं। और आर्टिकल 164 के अनुसार जो है राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो है मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है महाधिवक्ता। कौन? महाधिवक्ता। और हम जानते हैं कि यह जो एडवोकेट जनरल होते हैं, संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार जो है राज्यपाल के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगर सेंटर में बात किया जाए तो ऐसे में जो है राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, जो कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। लेकिन महाधिवक्ता की अगर बात की जाए, महाधिवक्ता जो होते हैं यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन होता है यह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? हम जानते हैं यहाँ पर कि यह जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहते हैं। और यह 149 के तहत, आर्टिकल 149 के तहत जो है कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों का मेंशन जो किया गया है यह आर्टिकल 149 में किया। यह संघ एवं राज्य दोनों स्तरों के समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है और इसे राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। और हटाने की प्रक्रिया अगर बात किया जाए तो महाभियोग के द्वारा इनको भी हटाया जाता है। महाभियोग के द्वारा जो है इनको भी हटाया जाता है। किनके द्वारा? तो महाभियोग जो है राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वह महाभियोग कहलाती है। ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार जो है इन्हें भी हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की जो शक्ति है किन्हें प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति यह संसद को प्राप्त होती है, विशेषकर राज्यसभा को। और यह आर्टिकल 312 के अंतर्गत जो है यह शक्ति किन्हें? तो राज्यसभा को प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जो है भारतीय संविधान के पार्ट 3 यानी कि भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, जो कि इससे संबंधित जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 12 to 35 है। 12 to जो है 35, 12 से 35 तक का जो अनुच्छेद है यह मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है और इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि भागवन जो कि अभी बात किए हुए थे इस पर कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र को बताता होता है और यह अनुच्छेद 1 to 4 के अंडर आता है। नागरिकता की बात किया जाती है, भाग 2 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 2 में जो नागरिकता है, नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 to 11, जबकि मौलिक अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है 12 to 35। भाग 4 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और यह जो अनुच्छेद 36 से 36 to 51 तक है इसका उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? राइट टू इक्वलिटी जो है यह फंडामेंटल राइट है। राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी फंडामेंटल राइट है। और जबकि यह जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसे लीगल राइट बना दिया गया, इसे जो है लीगल राइट बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे 300 कॉम में जो है इस्टेब्लिश किया गया, जो कि इसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। जबकि इसमें अगर बात किया जाए तो समानता का अधिकार जो है, यह समानता का जो अधिकार है यह हम देखते होते हैं कि यह फंडामेंटल राइट है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओरिजिनली जो है हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट थे ये 7 थे, जबकि एक फंडामेंटल राइट
राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को जो है 1978 ईस्वी में हटा दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 ईयर्स है, जबकि प्रेसिडेंट बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? अगर भारत की बात की जाए, यहाँ कोई सीमा नहीं है, जबकि यूएसए में जो है अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। हमारे यहाँ जो है उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति बने। 1950 में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो ऐसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति चुना गया। जबकि यहाँ पर बात आती है कि 1952 में प्रथम चुनाव होती है, प्रथम आम सभा चुनाव होती है और 1952 में भी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है राष्ट्रपति के रूप में आते हैं जीतकर, और फिर 1957 में इलेक्शन होता है, फिर उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही विजयी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से जो है एडवाइस परामर्श लेने का अधिकार किन्हें है? तो यह राष्ट्रपति को अधिकार होता है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, और आर्टिकल 143 के अंतर्गत जो है 143 के अंतर्गत जो है यह अधिकार राष्ट्रपति को होता है। यहाँ एक बात गौर करना जरूरी है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इस परामर्श को देने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि राष्ट्रपति भी जो है यह परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को, सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि अगर राष्ट्रपति विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित होती है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है यह राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। और आर्टिकल 53 की बात किया जाए तो 53 कहता है कि कार्यपालिका की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होगी यह राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो है वह कौन होता है? तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते होते हैं भारत के राष्ट्रपति। और मिलिट्री पावर्स की अगर बात की जाए, राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है एवं जल सेना, थल सेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति की जाती है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। संसद की अनुमति से वह किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा करते हैं। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? पहले तो यहाँ यह बात जानना आवश्यक है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है यह राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 75 के तहत की जाती है, और प्रधानमंत्री का जो यह मंत्री परिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। और यह जो मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कहीं ना कहीं हम देखते होते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जनता जो है सीधे तौर पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी जो है कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, राज्य विधानमंडल के मेंबर्स को चुनते हैं, इन्हीं के द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? अनुच्छेद 360 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का जो है वित्तीय साख जो है संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है।
कौन से अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 360 के तहत, 360 के तहत। आर्टिकल 352 की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, और 352 के तहत जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह हुआ करता था, जबकि 1978 के द्वारा जो है मूल संविधान में जो है आंतरिक अशांति हुआ करता था, जो कि 1975 में जो इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, इंदिरा गांधी सरकार के समय जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, उसका आधार ही था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस। जबकि 1978 में जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है आंतरिक अशांति को हटाकर जो है उस स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। कब? 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में। और अगर आर्टिकल 356 की बात की जाए तो यह राष्ट्रपति शासन की बात करती है, राष्ट्रपति शासन की बात करती है। आर्टिकल 356, यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर जो है संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करे या राज्य में ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाए जहां सरकार संविधान के अनुरूप जो है शासन को चलाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन जो है लागू की जाती है। आर्टिकल 356 के तहत यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर इसके बिना ही समाधान हो जाए कि राज्य का शासन जो है संविधान के प्रोविजन के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, या तो कह सकते हैं सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन करने में जो है विफलता होती है, तो ऐसे में आर्टिकल जो है 356 के तहत, पहले में 356 के तहत, 356 के तहत है क्या, तो बढ़िया से इसको सही से देख लीजिए। राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या इसके बिना ही, बिना रिपोर्ट दिए ही समाधान हो जाए कि राज्य का शासन जो है संविधान के प्रोविजन के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, ऐसे में 356 के तहत जो है यह राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगर 365 की बात किया जाए, आर्टिकल 365 भी है, 365 की बात किया जाए तो सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन करने में अगर विफलता हो रही है तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात डिक्लेयर किया गया, यानी कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। 1962 जो कि इंडो चाइना वार, भारत चीन युद्ध के समय। सेकेंड 1971 ईस्वी में जो कि पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध जो है जब यह जंग छेड़ा गया था, और एक 1975 ईस्वी में जो कि उसका आधार था आंतरिक अशांति। तो अभी तक हम देखते होते हैं कि 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 जो है यह डिक्लेयर किया गया है। पहला 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा 1971 ईस्वी में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और थर्ड 1975 ईस्वी में, यानी कि इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, जो कि उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे, राष्ट्रपति शासन इनके द्वारा लगाया जाता है। 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर यहाँ बात आती कि 1965 में जो है 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इस समय नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, 1962 में किया गया, 1971 में किया गया, 1975 में किया गया। तो जो 1962 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, या 1962 से लेकर के जो है जनवरी 1968 तक इसे जो है यानी कि राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। और यह जो ड्यूरेशन आता है 1968, कहीं ना कहीं यह 1965 जो ड्यूरेशन आता है यह 1968 के बीच में ही आता है। तो यही जो है नेशनल इमरजेंसी के वजह से यह पहले से डिक्लेयर था, इसलिए 1965 में कोई अलग से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो यह जो समर्थन चाहिए होता है, यह कहीं ना कहीं देखते होते हैं कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों अलग अलग, लोकसभा राज्यसभा दोनों अलग अलग अगर 2/3 बहुमत से पास कर दे महाभियोग प्रस्ताव को, तो फिर वहां पर राष्ट्रपति को अपना पद रिक्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहे थे? तो यहाँ हम देखते होते हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पदों पर कार्य किए, दोनों पदों पर कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? हम अभी देखे हुए थे 1975 ईस्वी में जो है आंतरिक अव्यवस्था को आधार बनाकर इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि 1962 में जब भारत चीन युद्ध के समय में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में, और 1975 ईस्वी में, जो कि आपका आ जाएगा फिर आंतरिक अशांति के आधार पर जो 1975 में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, इसको हटा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया और सशस्त्र विद्रोह इसका आधार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यह जो है हम देखते होते हैं कि जहां सरकार संविधान के अनुरूप शासन न चला पाए, वैसे स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है आर्टिकल 356 के तहत। किनके द्वारा? राष्ट्रपति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी की जाती है जो कि 6 महीने के लिए प्रभावी होती है, 6 महीने के लिए प्रभावी होती है आर्टिकल 123 के तहत। संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में जो है ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो है 6 महीने प्लस 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? भारत का प्रधानमंत्री जो है हम देखते होते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया से बनाया जाता है और आर्टिकल 75 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून जो है 1985 ईस्वी में पारित किया गया था, 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। और हमारे संविधान के 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख किया गया है और इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पारित किया गया था। और इस कानून के द्वारा जो है सदस्यों, कोई भी मेंबर अगर चुनाव जीत कर जाते हैं उसके बाद अपना पार्टी बदलते हैं, अपना पार्टी अगर बदलते हैं वैसे में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और हम देखते होते हैं कि दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा के जो बिग बॉस है अध्यक्ष और राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है चेयरमैन यानी कि सभापति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में शामिल होते हैं, संसद में जो है संसद के कहीं ना कहीं देखते हो 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। यहाँ संसद का उल्लेख जो है 79 में किया गया, जबकि राज्यसभा 80 में, लोकसभा का उल्लेख 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति जो है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोग उत्तरदायी होते हैं। और मंत्रिमंडल को नियुक्त जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कामकाज में 0 आवर शून्य काल का क्या अर्थ है? शून्य काल जो है प्रश्न काल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है इसे शून्य काल कहा जाता है, इसे शून्य काल कहा जाता है। यह जो है 12 बजे से 1 बजे तक इसका टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऐसा परंपरा है कि भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वह विपक्षी दल का नेता होगा। कौन? विपक्षी दल का नेता होगा, विपक्षी दल का नेता होगा। लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 15 मेंबर्स 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, जबकि 7 सदस्य जो है यह राज्यसभा से लिए जाते हैं। 1967 ईस्वी से जो है इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी मेंबर्स को बनाया जाता है और इसका जो नॉमिनेशन किया जाता है लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है।
लोकसभा स्पीकर के द्वारा।